खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कहते हैं पेट की आग दिमागों को जला देती है, ऐसे में हर ऐप हुनर लगता है। जी हां, दरअसल 2 लाइनों का ये जुमला हुक्मरानों ने बेरोजगारी के जीवन का फलसफा बना दिया है। खाने को निवाला नहीं है, करने को काम नहीं है, बिताने को वक्त ही वक्त है, तो आत्मनिर्भर बनिए, पकोड़े तलिए, देसी कुत्ते पालिए। बाकी तो हुजूर अगर रेलवे बेच दे तो पैसे आएंगे ही, LIC की कंपनी की हिस्सेदारी प्राइवेट हाथों में दे दे तो पैसे आएंगे ही। जिनके हाथ में हमें काम देने का जिम्मा था वो जुमले दे रहे हैं, और जिन हाथों में, जी हाँ, जिन हाथों में, और हाथों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिन हाथों में जुमलेबाजों को टाइट करने की कुव्वत थी वो कुनबा ही नहीं बचा सके। तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप हैरत ना कीजिए। चोरी डकैती चरम पर हो जाए तो चिंता मत कीजिए। आज के मुद्दे में आज हम बेरोजगारी के इस खाके के मायने को समझेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेरोजगार क्यों है लाचार, इनकी फिक्र क्यों नहीं करती सरकार। तो चर्चा करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसको बतौर सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता बर्थडे जश्न मनाते नजर आए। दूसरी तरफ देश के नौजवानों ने भी काफी नायाब तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। इसे उन्होंने जुमला दिवस और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। अब इन जवानों को देखिए। इन्होंने तो अपने ही मुंह पर कालिख पोतकर विरोध जताया है। कि आज आप देख रहे होंगे कि तमाम नौजवानों के चेहरे पर कालिख पोत करके वो जन्मदिन मना रहे हैं। यह कालिख पोतने का जो मनसा था नौजवानों को, वो देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के सवाल पर था। देश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनको संविदा पर रखने का था, उसके खिलाफ ये आक्रोश। MSME ने अगर उनको समर्थन करके उनको गिफ्ट दिया तो उसको वापस रिटर्न गिफ्ट मिला नोटबंदी के रूप में कि वो पूरा सेक्टर ही साफ हो गया, खत्म हो गया। 5 महीनों में अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 के मध्य 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों की नौकरी गई। और जो युवा लोग थे जिन्होंने मोदी जी को समर्थन करके गिफ्ट दिया, तो मोदी जी ने उनको रिटर्न गिफ्ट ये दिया कि 3 करोड़ 60 लाख लोग अभी नौकरी की तलाश देश में कर। विरोध का तरीका भी काफी दिलचस्प रहा। अब अमेठी की यह तस्वीर देखें। कांग्रेस की छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने PM का मुखौटा लगाया और शुरू हो गए चाय बनाने। का रूप धारण करके नाट्य रूपांतरण के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहते हैं कि आज देश का युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि युवा आत्मनिर्भर हो, युवा नाली की गैस से चाय बनाकर आत्मनिर्भर होगा। भोपाल में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर पकौड़े तले। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगारी की दस्तक पर खड़ा है। बेरोजगारी के साथ साथ वो अपने आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। लगभग 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए। देश के अंदर हालात खराब है। पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन बनता था बाल दिवस के रूप में, और इनका जन्मदिन बन रहा है बेरोजगारी दिवस के रूप में। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी दिन भर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का ट्रेंड छाया रहा। लोग तरह तरह के कमेंट और कविता पढ़कर अपना आक्रोश जता रहे थे। आज देश में 1.3 करोड़ लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं, जबकि महज 1.77 लाख रोजगार ही उपलब्ध हैं। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देश में बेरोजगारी को लेकर बिना शक युवाओं में आक्रोश है। तभी ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे को लेकर आज तमाम ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा सवाल ये है, सवाल नंबर 1, कि क्या ये वाकई नौजवानों का गुस्सा है?
सवाल ये भी उठ रहा है कि या फिर कोई सियासी चाल। सवाल नंबर तीसरा कि बेरोजगारी पर कब चुप्पी तोड़ेगी सरकार, और सवाल ये भी कि कब करेंगे पीएम युवाओं के मन की बात। देश का मुद्दा बेरोजगारी क्यों नहीं? तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय करा देती हूँ। विजय शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे मुद्दे को बहुत दिनों से चला रहे हैं और युवाओं का साथ दे रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं। बहुत स्वागत है एसपी सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश है। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर दिव्या तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद। बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी सभी मेहमान संक्षेप में अपनी थोड़ी सी बातें रखें, उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं एसपी सिंह जी से ही इस डिबेट की शुरुआत करती हूं, क्योंकि वो युवाओं का साथ दे रहे हैं बहुत दिनों से और लगातार जो ट्रेंड चलते रहे उन्होंने बखूबी, चाहे सोशल मीडिया पर हो, हर जगह अपनी आवाज़, सब युवाओं की आवाज़ उठाई है। एसपी सिंह जी, आज सब युवा सड़कों पर हैं और बेरोजगारी को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं? जिन यूथ की बात करते थे आज उन्हीं यूथ को सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, हमने तो 5 सितंबर को एक प्रयोग करके देखा था। 5 सितंबर को और फिर 9 सितंबर को प्रयोग किया कि भाई एक दिन ताली थाली बजवाई और एक दिन मोमबत्ती जलवाई हमने। और ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है, इसमें 5-6 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं जी। और ये कैंपेन हमने देखा कि भाई वास्तव में युवा जागृत है, करना चाहता है, बेरोजगार से परेशान है अथवा नहीं है, ये देखना चाहते थे हम प्रतिक्रिया। इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं है, इसमें सब गैर राजनीतिक लोग हैं। हम लोग वही हैं जो सोशल क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, वो है। राजनीतिक पार्टियां आके जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। वो अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनका स्वागत है जी। तो ये 5 तारीख को हमने एक प्रयोग किया था कि भाई हम सरकार को सरकार की भाषा में एक जवाब देके देखते हैं और बेरोजगार युवकों से कहते हैं कि आप 5 तारीख को 5 बजे शाम को एक ताली थाली का कार्यक्रम रखें और वो 5 मिनट चलेगा और सरकार को उसमें जगाएंगे कि भाई बेरोजगार हम लोग हैं, हमको नौकरी दो। ये खाली प्रोग्राम रखा था, वो इतना सुपरहिट हुआ। उसके बाद फिर उससे उत्साहित होकर हम लोगों ने 9 सितंबर को 9 बजे रात का कार्यक्रम रखा, जिसमें फ्लैश लाइट, मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम रखा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे देश में चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़े जोरों शोरों से चला हुआ। और उत्तर प्रदेश में रोजगार के जो केंद्र हैं उसमें मुख्य रूप से इलाहाबाद है, जैसे बनारस है, ये क्षेत्र है जहाँ पे मैं पहले भी आंदोलन करता रहा हूँ और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी फॉलोइंग है। तो मुझे लगता है कि अब आज जो हमने कार्यक्रम रखा था इसको हम थोड़ा बड़े पैमाने पर कर दिया। हमने मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक बेंगलोर तक, वहां तक के भी मेरे पास अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ, मैं पोस्ट करूंगा, वहां तक चला गया। आंध्र प्रदेश भी गया है, ये तेलंगाना भी गया है। तो एक ऐसा अभियान चला, इसको ये अभियान में इससे लगता है कि वास्तव में जो बेरोजगार युवा है इस देश का, उसकी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रही, कोई भी सरकार नहीं कर रही है। ये इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम सरकारें। देखिए, जब विपक्ष में होते हैं सब लोग, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़े सिद्धांतों की बातें करते हैं। हम होते तो ये कर देते, जब आप थे तब नहीं किया, लेकिन अब वो हाल सभी पार्टियों का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे थोड़ा सा मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर दिव्या, ये साफ तौर से नजर आ रहा है, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि अब नाराजगी खुलेआम है, सड़कों पर है और ये गुस्सा है, अब इसको समझना होगा सरकार को। जैसे सूर्य प्रताप ने कहा, क्योंकि मैं इनको काफी फॉलो करती हूँ ट्विटर पे और मैंने इनके सारे मूवमेंट्स देखे हैं, किस तरीके से इनका डिजिटल मूवमेंट चल रहा है। और मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सर से कि किस तरीके से इन्होंने आज के यूथ को गाइड किया है। तो ये जो ट्रेंड है ये खत्म होने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक डिजिटल चीज इनको सिखा दिया है, आपने सिखाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से किसी को डिफेम किया जा सकता है, किसी तरीके से चुनाव जीते जा सकते हैं और किस तरीके से कोई नेता बन सकता है। तो इस तरीके से आपने जब इनको सिखाया है तो आप इस चीज को, आप इनका जवाब सीखिए कि जब इनको आप बेरोजगारी
दिखाएंगे, बेरोजगार रखेंगे, तो अब ये खाली हैं। और आपका ही जवाब है इनकी तरफ से कि जो इन्होंने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपने इनको दिखाया था, बनाया था, अब इनका जवाब है ये कि बेरोजगारी का जो प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से हो सकता है और ये एक भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, ये यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस पर आगे चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान और भी बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विजय शंकर पांडे जी का रुख करती हूँ। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर कुछ देर पहले जिस तरीके से एसपी सिंह ने बताया कि लगातार 3 बार से ये आवाज उठाने की कोशिश थी और किस तरह से धीरे धीरे ये जो बेरोजगार थे, जो युवा थे, उनका गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन जब गुस्सा जाहिर करने सड़कों पर उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आवाज उठाने से भी ऐसा ना हो कि ये डर जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते होंगे कि क्या फायदा आवाज उठाने का जब आपकी सुनने वाला कोई नहीं। उनको पेरेंट्स को भी डर होता होगा, तो कहाँ जाएं ये युवा? देखिए दीपाली, जो समस्या है वो सभी के सामने है और वो आपकी रिपोर्ट में भी आपने बड़े विस्तार से बताया कि कितने करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। वो सच है, क्योंकि चारों तरफ ये खबरें आ रही हैं कि उद्योग धंधे बंद हो गए और कारोबार ठप हो रहा है। इसके चलते बहुत नौकरियां जा रही हैं और सैलरीड क्लास की जा रही हैं, जो जिनको ज़्यादा अच्छे वेतन मिलते थे। इसका स्वरूप तो सामने आ गया। अब प्रश्न ये है कि आखिर इसे किया क्या जाए। देखिए, जागरूकता फैलाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे मैं कहना चाहूँगी, जैसे प्रधानमंत्री ने ताली और थाली से कोरोना भगाना चाहा, वो नहीं भागा, कोरोना सामने खड़ा है। उसी तरीके से ताली और थाली से बेरोजगारी तो भागेगी नहीं। देखिए, ये जो प्रश्न उठता है कि आखिर लोग करें क्या, ये मूल प्रश्न है। अगर थाली ना बजाएं, मोमबत्ती ना जलाएं, तो सड़क पर उतरते हैं तो मारपीट होती है। देखिए, इन सभी चीज़ों का प्रश्न का जो उत्तर है वो छिपा हुआ है कि हमारे जो लोकतंत्र है उसमें जो हमारा वोटर है वो कितनी समझ रखता है। देखिए, ये जो सरकारें बनी हैं ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये हिटलर नहीं है, ना नेपोलियन है, ये आप ही का वोट लेकर आई है और आपने इन्हें भरपूर समर्थन दिया है। और समर्थन देने से पहले आपने क्या समझा बूझा था कि किनको हम बैठा रहें। देखिए, हमारे देश में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 2 तरह के दल है। एक दल को जब बेरोजगारी की बात करिए तो वो मनरेगा दे देती है, फावड़ा पकड़ा देती है हाथ में कि खोदते रहो मिट्टी, जैसे तुम 50 साल से खोद रहे हो वैसे और खोदते रहो आगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन मिट्टी खोद कर मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे सरकार को पकड़ते तो ताली थाली बजवाने लगती है। देखिए, ये इस विषय पर हम लोग गंभीर चर्चा नहीं करते कि आखिर हमारे देश की हालत क्यों हुई। जब आप इमोशंस पर और भावनाओं पर बिना सोचे समझे आप अगर सरकारों को बनाएंगे यही होगा। देखिए, वो जो सोक्रेटिस था जिसने कि लोकतंत्र का स्वरूप पूरा रखा, उन्होंने बहुत पहले कहा था, उन्होंने लोकतंत्र का बड़ा विरोध किया था और उन्होंने कहा था, देखो लोकतंत्र तब तक एकदम बेकार चीज़ है जब तक कि वोट देने वालों की ऐसी क्षमता न हो कि सोच समझ के वोट दे सके। और आज यही समस्या हमारे सामने है। कोई मंदिर के नाम पे वोट ले लेता है, कोई एटम बम के नाम पे ले लेता है, कोई गरीबी हटाओ के नाम पे ले लेता है, कोई एक नेता के नाम पे ले लेता है, करना धरना कुछ नहीं। अभी जैसे पिछले वक्ता ने कहा कि जो भी सरकार आती है वो बेरोजगारों की मदद करने आती है। कोई उनको पेंशन देने की बात करता है, कोई उन्हें भत्ता देने की बात करता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग मिलकर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग मिलकर ऐसे ही अकुशल, बेईमान और भ्रष्ट लोगों को अपने सर पे बैठा लेते हैं, उसके बाद हाय हाय करते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यानी कि अब युवाओं को जागने की जरूरत है। सड़क उतरते हैं तो वो सरकार में पीटेगी। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, यानी कि अब युवाओं को जागने की जरूरत है। हम लोग यही सब करते चले आए हैं। इसकी जरूरत है, इस बात को समझें और आगे से जो हो गया सो हो गया, आगे से कम सोच विचार करके अपना जो मंतव्य है वो बनाए सरकारों के बारे में। देखिए, समस्या मुश्किल नहीं है, करने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, आप सीबी पांडे जी का रुख करती हूँ। सीबी पांडे जी, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, वो जो इसी को आगे बढ़ाती हूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। इंजीनियर्स डे पर बधाई दी जाती है इंजीनियर्स को, लेकिन उसको फिर नौकरी से भी जोड़ा जाता है। वो पहले से इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ हर चीज़ इलेक्शन को देखकर नहीं कर सकते। और
आज जो ट्रेंड हम देख रहे हैं इससे ये अंदाजा जरूर लग रहा है कि अब सिर्फ जुमलेबाजी और वादा करने से और तमाम जो आप वादा कर देते हैं अपने मैनिफेस्टो में उससे कुछ नहीं होने वाला। अब युवा जाग रहा है, क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में युवा ये वोटों में तब्दील अब होगा लोगों का गुस्सा? जी, ये आक्रोश तो बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये मजदूर लॉकडाउन में छोड़ के जिले बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, तो 19 मई, 20 मई और 21 मई 3 दिन मैंने इसी समस्या पर समाधान करने के लिए जो ये मजदूर जा रहे हैं, इनके लिए अब जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बड़ा बेरोजगारी का बड़े भयंकर रूप लेने वाला है, इस बात को लेके मैंने अपने घर पे ही 3 दिन का उपवास रखा ताकि मैं सत्ता को ये बता सकूं, शासन प्रशासन को बता सकूं कि एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है और उस पर ध्यान दीजिए और बेरोजगारी के मामले को, समस्या को अभी से सोचना शुरू करिए कि कैसे उसको आगे हम चल के सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद अब जो सवाल ये उठा कि उसके बाद शासन ने किया क्या? शासन ने इतने किया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा जो ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, जिसमें कि बहुत सालों से उन्होंने कुछ पैसा पूरा दिया नहीं था, उसमें कुछ फंड दे दिया और प्रधानमंत्री ने एक उसी मनरेगा का थोड़ा सा एक्सटेंशन करके एक योजना उन्होंने चला दी कि गरीब कल्याण योजना उन्होंने लागू कर दी और जिसमें उन्होंने कहा कि 120 दिन का काम जो इस तरह के लोग बेरोजगार होंगे उसके लिए दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं मई की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी रोजगार नहीं। अब अगर और क्या हुआ, जितने लोग ये कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर में, सबने 20%, 30% अपने लोगों को छटनी कर दिया। कुछ कंपनियां तो बहुत बंद भी हो गई। छोटे छोटे दुकानों पर जो एक नौकर काम करते थे, 2 नौकर जिनको 8,000 10,000 रुपया मिलता था, दुकानें बंद रहीं, वो सब लोग घर वापस चले गए। शहरों में माली और छोटे छोटे रिक्शे वाले, टेम्पो वाले जो छोटे छोटे काम करते थे, सारे बंद हो गए। ये सारे लोगों को इस समस्या को एड्रेस करने के लिए तो कुछ आपने किया नहीं, तो ये समस्या तो विकराल रूप लेगी। अभी तो वाली जो जहां से भी शुरू हो रहा है, अब धीरे धीरे शुरू होगा और किसी को काम मिलेगा नहीं। एक और उदाहरण दूं कि आखिर में हम ही लोग हैं अपने घर में, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है, किसी ने कोई नया एम्प्लॉयमेंट अपने घर में नहीं रखा है, बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट पहले ही से 2-4 आदमी काम करते उन लोगों को भी निकाल बाहर किया कि भाई जाइए, जब मेरे खत्म हो जाएगा। तो आखिर में ये सारी समस्याओं को जो, और पहले से ऑलरेडी आप जानते हैं 4 करोड़ बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, जब ये कोरोना नहीं था पहले से 4-5 करोड़ बेरोजगार थे, तो उन बेरोजगारों की समस्या तो अलग थी। उसके बाद आपने 14-15 करोड़ बेरोजगार और पैदा कर दिए। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें पूरा करीब 20 करोड़ बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। ये केवल युवाओं को बेरोजगारी का नहीं है, ये बेरोजगारी करीब काफी भारी संख्या में पूरी आबादी हमारा इसमें बेरोजगार हो रही है और इस पूरी आबादी की बेरोजगारी को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। और मैं समझता हूँ कि किसान और बेरोजगारी 2 ही मुद्दे होते हैं जिस पर क्रांति होती है, और मैं समझता हूं कि आगे वाले सरकार को ये बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर बाहर होना पड़ेगा। आपने बहुत सही बात कही कि अभी तो ये तो हम आंकड़े ही दिखा रहे हैं, लेकिन असली आंकड़े क्या हैं वो तो शायद सामने आकर निकलते भी नहीं होंगे। एसपी सिंह जी, आप क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ये ट्रेंड तो जो कर रहा है साथ दे रहे वो तो है, लेकिन किस तरह की परेशानियां ये बेरोजगार झेल रहे हैं और ये सारी चीज समस्याएं आ रही है, लेकिन फिर भी क्यों सरकार को ये मुद्दा नजर नहीं आता, क्यों वो चुप बैठी रहती है? आप किसी भी नेता से, बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए, सरकार के नेता से, वो इस बारे में आपसे एक शब्द नहीं कहेंगे। और आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, आज प्रधानमंत्री को बधाई तो दी जा रही है, लेकिन इस बेरोजगारी के मुद्दे पर एक भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता नजर आ रहा है। पूछने वाला नहीं है सवाल, तो जो कोई सवाल नहीं पूछेगा घर बैठेंगे, और कोई सवाल पूछता है उसी से सवाल पूछ लेंगे। अभी हमने ये अभियान चलाया है जी, सरकार से प्रश्न तो पूछ रहे हैं। ये काम नहीं है कि जनता का प्रश्न पूछने का। सरकार की भाषा में सरकार को जवाब देना कौन सा गलत काम है बताइए आप? घर बैठे रहे, खाली टीवी देखते रहे, पेंशन खाते रहे बैठ के खाली घर में, उससे हो जाएगा परिवर्तन? अरे मैं सबको कहता हूँ, सारे जितने भी हमारे रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स हैं, मेरे से सीनियर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर सब मिलके थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, लोग जागेंगे, युवा सुनेगा। ये खाली सूर्य प्रताप सिंह की बात नहीं है अकेले जी, सबकी है। ये यहाँ आलोचना का प्रश्न भी नहीं है, यहाँ प्रश्न ये है क्या करा जाए। सरकार से प्रश्न तो पूछें,
बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म है, टीवी सुनता नहीं है हमारी बात, अखबार सुनता नहीं है, सोशल मीडिया है, उसको भी इस्तेमाल ना करें क्या? खाली घर बैठे देखते नहीं सरकार क्या कर रही है। विपक्ष सवाल पूछता नहीं, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी है नहीं, विपक्ष को सुनता नहीं। आप देखिए क्यों हमारी सुन रहा है युवा आज, इसलिए सुन रहा है क्योंकि पार्टियां जितनी भी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खराब है। वो कहते तुम जब सत्ता में थे, युवा कहता तब तुमने क्या किया, आज तुम बेरोजगारी की बात करते हो, मानता नहीं है उसकी बात। क्यों हम जैसे अन्य लोगों की बात सुन के आज अभी आप देखिए जो ट्रेंड ट्वीट हुआ है 4.2 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है, मतलब इतने लोगों की रीच हुई है हमारी बात को सुना गया है जी। कोई अखबार कोई टीवी चैनल का टीआरपी नहीं कर सकता इतनी रीच जो हमने किया आज। बिल्कुल। और रात के 12 बजे तक 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना है हमको जी। हमारी बात को सुनेंगे वो और हमें एक प्रोग्राम देंगे उनको। हम ऐसे नहीं खाली पीली हमने ताली बजा दिया थाली बजा दिया जी। युवा को बताना पड़ेगा। हम सरकार अगर पूछे तो हम बताएंगे, सरकार हमसे पूछेगी। आज कई लोगों के फोन आए थे, पूछा मुझसे, मैंने कहा भाई आपको चुना है, आप समाधान दो ना। सही बात है, समस्या बनी हुई है, हम तो क्वेश्चन करेंगे आपसे, आप हम ही से समाधान पूछ रहे हो। हम तो छोड़ के इस पार बैठे, टेबल के इस पार, आपको हमने चुन के टेबल को उस पार बैठाया ना, समाधान आप दोगे, आप सरकार है ना। हम ये सवाल करते, कड़े सवाल जब करते हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस वक्त जो युवा जागृत है, खून खोला हुआ युवा का, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को संविदा वाला आदेश वापस लेना पड़ेगा योगी सरकार को। और जब तक प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा, सोशल मीडिया का खाली प्रेशर बनाते रहे कि हम बैठ के, आज हमने फील्ड में प्रेशर बनाया है, युवा को बाहर निकाला है, सड़क पर आया युवा। अब देखिए प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, सरकार जागेगी। ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है। जब तक सड़क पर नहीं होंगे, जब तक जगाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, जाहिर सी बात है कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि इतना कहने के बाद, इतनी अपनी आवाज उठाने के बावजूद अगर चुप्पी नहीं टूट रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बोलेंगे। दिव्या जी, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग डर जरूर रहे थे अब तक, लेकिन अब अगर ये हर जगह से, कोने कोने से आवाज निकल रही है, चाहे वो वाराणसी क्यों ना हो, तो जाहिर सी बात है अब ये गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आगे चलकर इसका गुस्सा सामने और रहेगा और सरकार को समझना होगा कब तक चुप्पी साधी रहेगी सरकार। ट्रेंड चला है ना, पहले तो क्या होता था कि मीडिया कवरेज नहीं मिल रही थी या प्रिंट मीडिया में नहीं आ रहा था। अब डिजिटल मोड पे अगर आप बच्चे आ गए हैं और हैशटैग इन्होंने चला दिए और हैशटैग जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है और जिस तरीके से आप, ना ये एक शहर की बात है ना एक देश की बात है, अभी ग्लोबली हर एक को दिख रहा है, सुन रहा है, सब समझ रहे हैं इसको, तो ये बंद तो होने वाला है नहीं। हमें बहुत जरूरत है और ना ही इनकी आवाज को कुछ दबा सकता है, क्योंकि ये बेरोजगार है और डिजिटल इनको पता है किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करना आप लोगों ने ही इनको सिखाया है। तो किस तरीके से अब ये अपने लिए यूज करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि कब, जब तक आप कोई रेवेन्यू जनरेशन वाली स्कीम नहीं लाएंगे, जब तक इनको रोजगार नहीं दिलाएंगे, ये चुप रहने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, आगे भी इस पर हम सवाल उठाते हैं और बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान बने हुए हैं एक और, यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विजय शंकर पांडे जी, सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है संविदा की, जो उत्तर प्रदेश में एक तो वैकेंसी है नहीं, दूसरी तरफ आप एक नए फरमान जारी कर रहे हैं, संविदा की बात आ रही है, मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी करना है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, कहीं की भी सरकार की बात कर लें तो? देखिए, ये सारे जो कदम उठाए जाते हैं, ये बिना चीज़ों को ठीक से सोचे हुए, बिना समझे हुए ये उठाए जाने वाले कदम, इनके पीछे कोई, जिसे कहते हैं, कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है और न ही ये दूरदर्शी कदम है कि आखिर अगर आप संविदा वाले ही रखेंगे सरकार में तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है कि संविदा वाले लोगों में और रेगुलर लोगों में अकाउंटेबिलिटी में बड़ा फ़र्क है और इसी के कारण आपकी सारी जो व्यवस्था है, मूल रूप से जो सरकारी व्यवस्था है, जिसमें लंबे लॉन्ग टर्म बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं और सिर्फ कमर्शियल एटीट्यूड नहीं होता। देखिए, सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर का एक उद्देश्य है, वो है मुनाफा कमाना, उसके अलावा उसे कोई लेना देना नहीं होता।
वो मुनाफा कमाने के लिए लोगों को रखता है, जो मुनाफा देता है उससे रखता है, बाकी निकाल देता है। सरकार ये नहीं करती। सरकार का एक वेलफेयर का एक एटीट्यूड होता है, वो उस दृष्टि से चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म व्यू उसका रखती है, और ऐसे लोगों की इंटीग्रिटी उसे चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंस चाहिए, उनका अनुभव चाहिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में इंटीग्रिटी वाली इशू है ही नहीं। आप कितनी भी बेईमानी करो, अगर आप प्रॉफिट लेके आ रहे हो, ये मेरा कहना है, बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ यही है कि वहाँ पर प्रॉफिट लेकर आओ, बाकी क्या करते हो हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार भी ऐसा नहीं है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा है ये सरकारों में नहीं चलेगी। अगर ये निर्णय ये ले रहे हैं तो बहुत गलत निर्णय है, इसे वापस लेना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी के ऊपर जो ये चर्चा चल रही है, उस चर्चा में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, देखिए, इसके हल सबको मालूम है। इसके हल बहुत सिंपल है, क्योंकि दुनिया में कई देशों ने इस समस्या का हल किया है। कैसे लोग इकोनॉमी को बढ़ाते हैं ये भी पता है, कैसे बेरोजगारी को रोजगार दिया जाए ये भी पता है, कैसे उद्योग बढ़ाए जा सकते हैं ये भी पता है, कैसे लोगों को काम दिया जा सकता है ये भी पता है, कैसे ट्रेनिंग दिया सकती ये भी पता है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप कितनी भी कुछ कर लीजिए, अंत में जो करने वाला कुर्सी पे बैठा है वो अक्षम, नकारा, बेईमान होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सर्विस में देख लीजिए, बहुत से अफसर बहुत कुर्सियों पे बैठते हैं, उनका कोई असर ही नहीं पड़ता। उसी कुर्सी पे दूसरा बैठता है, वो प्रभावी हो जाता है। एक जज बैठता है, उसकी कलम के से आदेश निकलते हैं, दूसरा जज नकारा मुर्दा बैठा रहता है। एक जिलाधिकारी होता है, वो काम करता है, उसकी सुनते हैं, दूसरे को सुनता नहीं। उसी तरह से मुख्यमंत्री, सरकारें जब तक सरकारें जब तक एक सक्षम रूप से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक ये बेरोजगारी का हम लोग चर्चा करें कुछ होगा नहीं। देखिए, अब आप इसको देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री अधिकांश जो पिछली सरकारों में आए, सब बेरोजगारी के मुद्दे पर आए, लेकिन एक से एक भ्रष्ट निकले, वो अपना घर ही भरते रहे। अब इनसे आप बेरोजगारी के मुद्दे पे जो चर्चा कर लो, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक यहाँ की जनता इस बात को नहीं समझेगी और ये सब मुद्दों पर जो पीछे भागती है, वो जय जय और वो ये सब करेगी, गंगे और हर घर गंगे करेगी, ये सब करेगी, वो उसका परिणाम ये निकलेगा। अच्छा, बेरोजगारी कोई आज मोदी सरकार में तो नहीं आई है। देखिए, मैं आप बताऊँ, साफ बात है, इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पिछले 60 साल का ये इस देश की दुर्दशा की हालत है, इस देश की गरीबी। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, ना मैं सरकार का भक्त हूँ, सुन लीजिए आप, लेकिन इस देश कोई दरिद्रता आज की पैदा की हुई नहीं है। इसके लिए 70 साल का इतिहास है, जिसमें यह भी शामिल है। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो भ्रष्ट हो गई है, अकर्मण्य है, नकारी है, इसमें जब तक संशोधन नहीं होगा, इसके लिए जनता ही अकेले कर पाएगी। ये हमारे आपके चर्चा करने से जरूर ये बात फैलती है, लेकिन ये काम लोगों के हाथ में है कि इसको समझें और आगे गलतियां न करें। बिल्कुल, लेकिन सीबी पांडे जी, क्या आपने तमाम चुनाव देखे हैं, क्या ऐसा हुआ है कि जब इस तरह से आवाज उठी है, एक साथ उठी है, और जिसका जिक्र कहीं ना कहीं विजय शंकर पांडे जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक जनता जवाब नहीं देगी, क्योंकि जनता ही बैठाती है और जनता ही उठाती है। इससे पहले कब परिवर्तन आपने देखे कि जब इन युवाओं ने आवाज उठाई और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है, और सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि उनकी बातों को भी माना गया हो, ऐसा ना हो कि बस वादा किया और फिर सरकार आ गई। इसके पहले तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो जेपी मूवमेंट में हुआ था, और 77 में जब जेपी मूवमेंट हुआ था। लेकिन जेपी मूवमेंट को भी समझ लीजिए कि जब जेपी ने अपना आंदोलन चलाया था तो बहुत सारे उस समय भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा था, बेरोजगारी का भी मुद्दा था। तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे में जब जेपी ने आंदोलन चलाया था 75 में, तो बहुत लोग नहीं जुट रहे थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सारे लोगों को बंद कर दिया, और इमरजेंसी के बाद जब रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद जब जेपी का मूवमेंट तेज हुआ, तब लोग जुटने लगे। तो ये जो ये युवा है भारत के, अभी जैसे अच्छी बात है, एसपी सिंह साहब ने युवाओं को एक जागृत कर रहे हैं, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि युवाओं को ऐसे मामले में जागृत करें, क्योंकि जागृत नहीं युवा होंगे तो सरकार तो सुनेंगे नहीं। हम लोग टीवी पर डिबेट कर लेंगे, बातें कर लेंगे, लेकिन कोई युवा तो सुनेगा नहीं, जागृत होगा नहीं। तो अधिक से अधिक हम कैसे युवाओं को जागृत करें, ये तो पहला हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कोई जो दिक्कत होती है कि ये युवा जो जागृत भी हो जाए, तो क्या ये राजनीति में वोट में कन्वर्ट होकर सत्ता को बदल देंगे, जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि ये आगे लोग आए और सत्ता बदल देंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये हमेशा जब भी राजनीति आती है, जब चुनाव के समय आते हैं, तो एक जो कॉमन मुद्दा है पूरे देश में, जो कि मैं 70 साल से देख रहा हूं, वो जात का कॉमन मुद्दा है। वो हमेशा हर चुनाव में रहता है, जात का मुद्दा।
उसके बाद जो दूसरे मुद्दे होते हैं उसमें, और उन मुद्दों पर उनके आगे लाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास बहुत सारे लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए रास्ते हैं, वो लोग उसमें सफल होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि सत्ता को बदलना। तो समस्या एक होती है, लेकिन समस्या के आधार पर सत्ता बदल पाती है, ये बहुत मुश्किल दिखता है। अगर युवा एक बार जाग जाएं तो सत्ता बदल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर अभी उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सत्ता बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये सत्ता कुछ भी करने लायक नहीं है। जैसे आपने देखा रोजगार का ही, ये कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई सिविल सर्विस में आप ठेके पर कोई काम नहीं दे सकते हैं। अपने व्यवसाय के काम पर ठेके पे दे सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस, पुलिस आप ठेके पे कैसे दे सकते हैं, कचहरी आप ठेके पे दे सकते हैं, प्रशासन आप ठेके पे दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं। ये पता नहीं किस अधिकारी ने और किस लॉ डिपार्टमेंट ने और कौन से इनके एडवाइजर से इस तरह के बेवकूफ़ी भरा इनको राय दे रहे हैं। ये तो 1 मिनट नहीं रुकेगा। तो इसी तरह से ये लोग, अभी सरकार बिल्कुल नाकादा सरकार है, फिर भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनवाएगा, ये सरकार जो है ये हिंदुओं की रक्षा कर रही है। तो ये बातों को कैसे रोक पाना है कि हमारे युवा इन मंदिरों से हिंदू मुस्लिम में न बटे, बल्कि इस मुद्दे को लेके और आगे बढ़े। और जब युवा आगे बढ़ जाएंगे तो बड़े कौन से देश रुक जाएगा? इस समय 40% है। बिल्कुल एसपी सिंह जी, ये बहुत अहम बात है कि क्या लग रहा है अब ये युवा इतना एक्टिव होगा और इतना जागरूक होगा कि वो जात पे नहीं जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएगा, ना ही वो देशभक्त हर कोई होता है, लेकिन जब उनकी बात आती है या फिर जैसे कि आज आ रही है, आगे चल के इस तरह भटकेगा नहीं, क्योंकि जो उनकी बात करते हैं वो वादे में आ जाते हैं, लेकिन फिर वादे से मुकर जाते हैं, फिर हालात ऐसे ही होते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, बिहार चुनाव आने वाले हैं और झड़ी लग गई है बेरोजगारों को रोजगार देने वालों की वादे की। ना समझ नहीं आए कि उनको लेके समझाना बंद कर दें क्या? ये निराशावादी एटीट्यूड ही खाया जा रहा है बुद्धिजीवियों का। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे होगा। अरे कैसे होगा? आप करो ना, आगे आओ ना। आप जो कर रहे हैं उनको हतोत्साहित क्यों करते हो? अरे कोशिश ना करें उनको समझाने की। लोकतंत्र है, पेट की आग है, रोटी का प्रश्न है, बदलाव हो सकता है रोटी के प्रश्न पे। परेशान है लोग, घर वाले सवाल पूछते हैं उनसे, कब लगेगी नौकरी तुम्हारी? बिल्कुल बात करके तो देखें उनसे, उनकी पीड़ा क्या है। हर घर घर की कहानी है, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। बदलाव आ सकता है। जब पेट में आग लगती है, रोटी का सवाल होता है, बदलाव आएगा, सरकारें उखड़ेंगी। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जिस तरह का जोश पता चल रहा है, कल 2 दिन से सोने नहीं दिया युवाओं ने मुझे, रात भर जगाया फोन कर करके। आशा है उनको। हम राजनीतिक लोग नहीं है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। युवा अगर सुन रहा है बात तो कहें उनसे। कभी जाति पे मत मानो, भगवान के नाम पे वोट मत दो, धर्म के नाम पे वोट मत दो, दलाल मत बनो, किसी के हाथ का मोहरा मत बनो। बताएं तो सही उनको हम। ये बताना छोड़ दे तो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। फिर अगर ये कहें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, सरकार ये कर ले, ये सब रूढ़िवादिता है। इस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। समय बदल रहा है, डिजिटल एज है। मैंने ट्विटर की पावर देखा है। मैंने फेसबुक करता था, मैं 4.5 साल तक फेसबुक किया है और इस उत्तर प्रदेश में ही काम किया। मैंने महसूस किया है कि लोग बात सुनते हैं जी। और मैंने फेसबुक बंद करके ट्विटर करना शुरू किया 10 जून से। इसी 10 जून से 10 जून को मेरे 2000 फॉलोअर थे, आज 75,000 हैं। मुझे पता नहीं कहां जाएगा ये। आस है लोगों को, लोग सुन रहे हैं और ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं बस, ज्यादा लोग नहीं है, बाकी सब जुड़ रहे हैं और बड़ी टीम होती चली जाएगी। राजनीतिक पार्टियां कोई नहीं चाहती कि कोई बाहर का व्यक्ति आके आंदोलन करे, उनको मजबूरी में जुड़ना पड़ रहा है। हम आह्वान करते हैं फिर भी उनको। बदलाव का संकेत मिल चुका है, उत्तर प्रदेश से बदलाव आरंभ होगा और हम आस नहीं छोड़ेंगे। हमको भरोसा है युवा साथ देगा और युवा ही बदलाव लाएगा। क्यों? उसी के कंधे पे भार है ना। बिल्कुल, जवानी ही रवानी लाती है, हम जैसे लोग नहीं ला सकते। हम लोग तो सैनिकल हो जाते हैं, बैठ के घर में खाएंगे, टीवी देखेंगे, फालतू की गपबाजी में टाइम खराब करेंगे, गमले निराएंगे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से मुझे फोन आता है, कई उनका बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अरे भैया क्यों तुम पंगा ले रहे हो सरकार से? अरे तो क्या करें, वहां वाइन पिए, बैठ के ताश खेलें, गोल्फ खेले, बस खाली जिंदगी खत्म। या चमचागिरी करके गवर्नर बन जाए कहीं पे। मैं बदलाव के लिए काम कर रहा हूं
और बदलाव के लिए 2 FIR दर्ज हुई है, 4 बार पुलिस आ चुकी घर पे। आज भी फोन आया पुलिस का मेरे पास, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, लेकिन बदलाव होके रहेगा, हमारी कोशिश जारी रहेगी। और मैं मेरे दोनों सीनियर बैठे बहुत सम्मान करता हूँ इनका, इनकी ईमानदारी का बहुत सम्मान करता हूँ। हमारा साथ दीजिए, आप निराश मत करिए हमको, हतोत्साहित मत करिए, हमारा साथ दीजिए आप। मैं आह्वान कर रहा हूँ आपसे, और आप भी आइए ना हमारे साथ। आपके साथ है हम लोग, आपके साथ बदलाव आएगा, सब लोग साथ खड़े तुम्हारे भाई, क्यों परेशान हो तुम? अरे विजय शंकर पांडे ऐसी बात करें, CV पांडे, इनका नाम है, ब्रांड इक्विटी है इनकी मार्केट में। यहाँ निकल जाएंगे बाहर, हम लोग मिलके साथ, बदलाव आ जाएगा राज्य के अंदर। आइए तो सही मैदान में। होगा होगा होगा, बिल्कुल ये बदलाव की उम्मीद। नहीं, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्रांति आएगी। अरे आप लोग अगर नहीं करेंगे कौन करेगा? आग तो आप ही लोगों में है, आग हम में भी तो आप ही ने लगाई है, गुरु तो आप ही हो। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है बदलाव आएगा। तो शुरुआत तो हो गई, हम लोग आज क्रांति की शुरुआत तो कर दिया बदलाव की। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा नहीं, बदलाव की शुरुआत तो मैं समझता हूँ डिबेट से हो चुकी है, इस डिबेट से हो चुकी है बदलाव की शुरुआत। जी हाँ, बिल्कुल ये उम्मीद है। और बदलाव आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, बिहार से आंदोलन हो रहा है, बिहार आइए सर आप। अरे आप क्या समझ रहे हैं इसको? मैंने तो नहीं देखा, 34 साल का करियर मेरा भी रहा है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। जो युवा में आग लगी हुई है, जो बदला खून खोल रहा है उसका। मैं कहता हूं हुक्मरान सावधान हो जाइए, जवानी में रवानी आ चुकी है, ये बदलाव करके मानेगी जवानी। बिल्कुल सही बात है, युवाओं में अब ये गुस्सा साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये अब सरकार को कब नजर आएगा, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिव्या, जिस तरीके से यहाँ पर SP सिंह ने बोला, अब वो गुस्सा और अब बदलने का वक्त आ गया है, सत्ता बदल सकते हैं, क्योंकि जो हर तरह से उनके पास फोन आ रहे हैं और जो गुस्सा है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। बाकी परेशान हैं, जिस उन्होंने ये भी जिक्र किया कि घर वाले पूछते हैं कि कब लगेगी नौकरी, घर वाले बोलते हैं कि सड़क पर मत उतरो, क्योंकि जो दिल्ली जो कुछ हुआ दिल्ली दंगे में, और कई ऐसे थे जो बेकसूर छात्र उसमें पकड़े गए, उसमें उसकी वजह से पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। ऐसे में एक युवा के मन की बात एक युवा ही समझ सकता है, वो कैसे बढ़े आगे, और आज हिम्मत दिखाई है, और ऐसे जो हमारे साथ सभी सीनियर्स बैठे हुए हैं वो आगे बढ़े हैं इनको जागरूक करने के लिए। कैसा बदलाव आप देख सकती हैं? देखिए, जैसे सूर्य प्रताप जी ने कहा, मैं इनको काफी दिनों से फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा, मैं हमेशा बहुत आदर है मेरा इनको लेकर। और क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि सारे के सारे बच्चे मुझे भी यही फोन करते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे फोन आते हैं उनके पेरेंट्स के कि अगर हमारा बच्चा इस तरीके से बोलेगा तो कहीं ना कहीं हम उस तरीके से उनको जेल तो नहीं हो जाएगी, पर बच्चे अगर घर में रहेंगे तो क्या करें। आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपने बच्चे पे लगाते हैं एक शिक्षा के अंदर, और वो उसको ना पढ़ के बेरोजगार घर पे रहे, तो ये स्थिति भयानक है, सबके लिए भयानक है। एक शिक्षा मतलब एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और पूरी शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ? और ये ट्रेंड अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि सोशल मीडिया नहीं था, यानी कि मीडिया पे उनकी आवाज दबा दी जाती थी। जैसे किसान है, किसान की आवाज दबा दी गई, पर अब तो सारे ही सेक्टर इफेक्टेड है, स्टूडेंट भी हैं, युवा भी हैं, साथ में टीचर्स भी हैं, टीचर्स के साथ एक बिजनेस क्लास भी है, और बिजनेस क्लास के साथ किसान भी है। और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो रुकने वाला नहीं है। ये ट्रेंड अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इस यूथ को आगे बढ़ के अपने बारे में हक मांगना ही पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, तो जब ऑप्शन नहीं दोगे तो ये आएंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, ये ट्विटर पे भी जाएंगे, ये हैशटैग भी चलाएंगे, और ये बहुत तरीके के मीम्स भी चलाएंगे। तो आप ये ना समझे कि ये टेक्नोलॉजी इनको हमसे बहुत अच्छी तरीके से आती है, और ये बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार ने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज और किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सही बात कहा है कि ये सरकार ने ही सिखाया है, और सरकार के सिखाए पे ही ये आप यूथ जवाब देगा। एडिटर इन चीफ वासन मिश्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर दीपाली, सबसे पहले तो अभी मैं ये सुन रहा था सारा डिस्कशन, अपने तीनों रिस्पेक्टेबल जो हमारे पैनलिस्ट हैं, SP सिंह जी, विजय शंकर पांडे जी, डॉक्टर दिव्या और CV पांडे जी,
मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में भी और इतने साल सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद इन लोगों के अंदर अभी भी वही जज्बा और तेवर बरकरार है। तो ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, इन लोगों के जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट हैं। और एसपी सिंह जी ने जिस तरह से इस मुहिम को शुरू किया और अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें सत्ता को झुकना पड़ेगा, सत्ता प्रतिष्ठान को झुकना पड़ेगा और जो जेन्युइन इशू है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, हम सब लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, तो जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, जब भी कोई सामाजिक या राजनीतिक क्रांति हुई है, तो उसके सूत्रधार किसान रहे हैं, नौजवान रहे हैं, जैसा कि सीबी पांडे जी का भी मानना है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। और इस समय देश में एक सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति का माहौल लगभग बन के तैयार खड़ा है। बस इसको इनिशिएट करने की जरूरत है और जो इसको लीड करेगा वो कल आने वाले समय के लिए हीरो होगा, नौजवानों का, देश के किसानों का, देश के गरीब और वंचित जनता का। हम थोड़ा एक दो जानकारी अपडेट कर दें अपने पैनलिस्ट को। जब कल संविदा को लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि वो संविदा पर रखने जा रहे हैं, तो विरोध बाकी क्वार्टर से तो शुरू हुआ, बीजेपी के अंदर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के गोरखपुर से ही एक एमएलसी ने लिखित तौर पर इस पर एतराज जता दिया है और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के मांग की है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कल भी हम लोग डिबेट कर रहे थे किसानों के अध्यादेश के सवाल पर, तो उसका भी विरोध आरएसएस कैंप से शुरू हो गया है। देश के किसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन आरएसएस जो बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके दम पर बीजेपी आज सत्ता में है, उसको भी लग रहा है कि सरकार गलत दिशा में चल पड़ी है और इस पर ब्रेक लगाना जरूरी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम सब मिलके और इस मुहिम को अपने अपने तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट और कर दें, तो देश का नौजवान अब इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि उसको जाति और धर्म बाद में, पहले उसको रोटी चाहिए, पहले उसको रोजगार चाहिए, उसके बाद जाति और धर्म और रिजर्वेशन की बात चाहिए। और इसके लिए हम बधाई देते हैं एसपी सिंह जी को और सीबी पांडे और विजय शंकर पांडे जी को कि ये लोग अपने अपने तरीके से इस तरह के आंदोलन, सामाजिक आंदोलन की कोशिश करते रहे। और डॉक्टर दिव्या खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, बावजूद इसके जिस तरह से साफ गोई से विरोध करती हैं सरकार की जन विरोधी नीतियों की, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो इसलिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि अगर इस प्रयास को जारी रखा गया तो यही टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का मिसयूज या सदुपयोग करके ये सरकार सत्ता में आई है, वही टेक्नोलॉजी और वही ट्रोल आर्मी कल इस सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है। बिल्कुल, और यही बात है कि हम भी इस चैनल में इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारा भी सभी को पता है कि हम टीआरपी के चक्कर में नहीं हैं। हमने भी इस डिबेट को इसलिए उठाया है कि रोजगार मिले, जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनका साथ दे पाएं। इसी कोशिश के साथ हमने भी ये हाथ में हाथ मिलाया है और इसीलिए आज इस डिबेट और इस मुद्दे को उठाया कि कम से कम जो 4 ही लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन कम से कम वो इसको आगे बढ़ाएं और इस मुहिम को तेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये बदलाव की जो बयार बह रही है वो आगे कितनी दूर तक जाती है और जो ये युवा हैं क्या वाकई इनकी सुनी जाती है या फिर जो राजनीति होते हुए विपक्षी पार्टी आ रही हैं वो विपक्षी पार्टियां बस चुनाव में ही साथ देती हैं, बाद में फिर अपने वादे से मुकरती हुई नजर आती हैं। बहरहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।